जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का क्लास कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का चैप्टर 4 शुरू होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उनसे पहले जान लेते हैं इनके बारे में। ये हैं विलियम रॉबिन हैमिल्टन, जो कि फिलोसफर तथा मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था और ये इस दुनिया में 1865 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर का अवधारणा हम लोगों को दिया था। तो जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? सम्मिश्र संख्याएं, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? सम्मिश्र संख्याएं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। सम्मिश्र संख्याओं को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। संख्याएं दो प्रकार की होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे थे रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर आज पहली बार आया है और इसका चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जब जब रूट के अंदर -1 आ रहा था या -x आ रहा था तो उसको हम लोग क्या कहते थे कि यह इमेजिनरी नंबर हो गई। इसके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो बाद वाला समय अब आ गया है। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है कि ये इमेजिनरी नंबर क्या है। तो इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं, वही संख्याएं हैं जिसको हम पहले छोड़ देते थे। मतलब रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो गणितज्ञों ने क्या किया कि इनको सॉल्व करने के लिए √(-1) या √(x) को सॉल्व करने के लिए क्या किया कि √(-1) को क्या मान लिया गया? I मान लिया गया। ठीक है, √(-1) को I मान लिया गया, जिसे कि इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। I इमेजिनरी से ही आया है, तो I बराबर क्या हो जाता है? √(-1) या इसी का अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हम कह सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू क्या होता है? I² होता है। ठीक है, तो √(-1) को क्या माना गया? I माना गया है। ठीक है, जिसे कि इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अब क्या है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर हम साथ में लिख दें, ठीक है, मान के चलिए कि a कोई रियल नंबर है और प्लस में हम दे देते हैं IB, तो IB क्या है? इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर साथ में हम लिख देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको Z द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि Z जो होती है, Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। उस दोनों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में अगर कोई रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन देकर के हम डिनोट कर देते हैं तो वही क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, जिसे Z द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, उसी का डिफिनेशन हम यहाँ दिए हुए हैं। एक्चुअली डिफिनेशन तो हम आपको लिख के भी बता सकते थे या फिर लिखा भी सकते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम आपको यहाँ पर पहले से ही लिख के रख दिए हैं। क्या है? सम्मिश्र संख्याएं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers is defined to be a complex number। ठीक है, मतलब कि अगर कोई संख्या a plus ib के रूप में है, जहाँ की a और b क्या है? रियल नंबर है और ib क्या है? उसका इमेजिनरी नंबर है, तो उन दोनों को मिला करके जो बना उसे क्या कहा गया? रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया जाता है? Z द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब क्या हो गया कि Z बराबर a प्लस IB हो जाती है। Z बराबर क्या होती है? a प्लस IB, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? Z इज इक्वल टू a प्लस IB होती है। ठीक है, यहाँ प्लस या जरूरी नहीं है कि प्लस ही होगा, यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए कि दो पार्ट में यह Z जो है दो पार्ट में है। एक यहाँ है A और यहाँ है दूसरा IB। तो A जो पार्ट है जिसमें I नहीं लगा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? रियल Z कहा जाता है, REZ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? REZ, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
और ए को वास्तविक भाग, और इसे आर ई जेड द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद आई बी जो है इसको क्या कहा जाता है, आई एम जेड कहा जाता है। आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, मतलब बी को काल्पनिक भाग कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। रियल इमेजिनरी नंबर आई बी हो गया, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी हो गया, रियल नंबर ए हो गया, ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब हो सकते हैं। मान के चलिए कि आपको Z1 इज इक्वल टू दिया गया है a प्लस आई बी, ठीक है, और Z2 बराबर दिया गया है x प्लस आई वाई, ठीक है। तो अगर Z1 बराबर Z2 दिया हुआ हो, इफ Z1 बराबर Z2 दिया हुआ हो, देन तो क्या होगा, तो होगा a बराबर हो जाएगा x एंड b बराबर हो जाएगा y। मतलब कि a प्लस आई बी बराबर ए, जेड बराबर a प्लस आई बी हो, और Z1 बराबर a प्लस आई बी हो, और Z2 बराबर x प्लस आई वाई हो, तो अगर Z1 Z2 बराबर हो कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर a बराबर x हो और b बराबर y हो, मतलब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाए, तभी जाकर के वह इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो सकती है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग जनरली बीजगणित में पढ़ते हैं a प्लस आई बी, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सब चीज पढ़ते हैं, उसी तरीका से इसमें भी अलजेब्रा इसका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हो गया कि सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, ठीक है। इसके बीजगणित के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। किसी भी सम्मिश्र संख्याओं का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं एक साथ, और उसके रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर देते हैं, तो वो उसका एडिशन कहलाता है। सपोज कीजिए कि लेट Z1 बराबर a प्लस आई बी और Z2 बराबर C प्लस आई डी हो, ठीक है। तो इसका अगर एडिशन हम निकालेंगे तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 बराबर कितना हो जाएगा, इसके रियल पार्ट को ऐड करेंगे। रियल पार्ट क्या है, a और c है, तो a प्लस सी, प्लस में प्लस बीच में मार्क है, उसके बाद i इसमें कॉमन ले लेंगे, b प्लस डी, ठीक है। मतलब क्या किए कि किसी दो सम्मिश्र संख्याओं को अगर हमें ऐड करना हो तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, रियल पार्ट को ऐड कर देते हैं, फिर बीच में जो साइन दिया हुआ वो साइन दे करके उसका इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके लिख देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, दोनों इमेजिनरी नंबर का एडिशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ हम देख रहे हैं कि आर ई जेड जो है मतलब रियल जेड इसका क्या है, आर ई जेड किसके लिए, इस दोनों के एडिशन के लिए a प्लस सी हो गया, और आई एम जेड क्या हो गया, इसके लिए b प्लस डी हो गया, ठीक है। अब देखिए कि इसको भी हम क्या देख रहे हैं कि यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है, तो अगर हम इसको Z3 मान लें तो हमें क्या मिलता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक को जोड़ने पर हमें तीसरा जो मिलता है वह भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब कह रहा दो क्लोजर लॉ, अब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का उसका क्या होता है, बीजगणित होता है, और बीजगणित में तो बहुत सारा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, उसके बाद एक क्लोजर लॉ है, और सारा बहुत लॉ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला आता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मतलब ये कहता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग जो है एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। जैसे कि अगर मान के चलिए अभी जैसे हम एग्जाम्पल में देखे थे, अभी एग्जाम्पल में क्या देखे थे कि Z1, या फिर यहाँ ले ही लेते हैं, अगर मान के चलिए लेट Z1 बराबर a प्लस, नहीं, हम संख्या लेकर बनाते हैं तो आपको आसानी होगी, 2 प्लस 3 आई है, और Z2 बराबर अगर 5 प्लस 6 आई है, तो इस दोनों का एडिशन मतलब Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 6 3
9i। तो यह भी जो हमको दिख रहा है, यह जो हमको दिख रहा है, यह क्या है वाजिब में, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। हम क्या देखते हैं कि Z1 प्लस Z2 जो हमको आ रहा है, यह भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यह भी क्या है, एक Z3 अगर इसको मान लें तो यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यही कहता है समवरक नियम, मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है इसका लॉ। द कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये हो गया कि इसके क्रम, इसको एडिशन के लिए अगर हम क्रम को बदल भी दे तब भी वह क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। जैसे में एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। चलिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लेट Z1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 प्लस 3i, Z2 बराबर मान लेते हैं 3 प्लस 4i। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Z1 प्लस Z2 इस दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 प्लस 7i हो जाएगा। इसी को अगर उल्टा के जोड़े Z2 प्लस Z1 तो क्या हो जाएगा, फिर भी तो उतना आएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो हम क्या पाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या पा रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। मतलब हम क्या पा रहे हैं कि उसके क्रम को बदलने से उसके एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट सेम टू सेम ही रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। मतलब उसके क्रम को बदलने पर भी एडिशन सेम टू सेम रहेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन पालन करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं इसका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं, उसमें से पहले दो को जोड़ के तीसरा जोड़े बाद में, तो वह किसके बराबर होगा कि पहला संख्या प्लस में बाद वाले दो संख्याओं का ऐड कर देंगे, तब जितना हमको आएगा वो सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेट Z1 बराबर ए प्लस नहीं, यहाँ ले लेते हैं संख्या के रूप में लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। Z1 बराबर हम ले लेते हैं 2 प्लस 3i, Z2 बराबर ले लेते हैं 5 प्लस 6i, और Z3 बराबर ले लेते हैं 3 प्लस 2i। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस में Z3 निकाल लेते हैं, तो बराबर कितना होगा, Z1 प्लस Z2 करेंगे तो 7 प्लस 9i, 7 प्लस 9i हो जाएगा। आप यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिखेंगे तो इक्वेशन बनाने में आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा, 5 टू 7, 7 प्लस 9i हो जाएगा, 7 प्लस 9i। प्लस में देखिए 3 प्लस 2i, प्लस में 3 प्लस 2i बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 3 10 प्लस 9 2 11i। ठीक है, इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लें, उसके बाद निकालते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो बराबर कितना होगा, Z1 कितना है 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i प्लस में, अब देखिए इस दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, तो 5 3 8 प्लस 8i, 8 प्लस 8i। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 8 2 10 प्लस 8 3 11i। इसको सेकेंड मानते हैं तो हम क्या यहाँ पाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पा रहे हैं, यहाँ गौर कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाउंड दैट, क्या पाते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, हम ये पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि साहचर्य नियम को पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर कह रहा है कि द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि वैसी संख्या का ऐड हम किसी संख्या में करें जिससे कि वही संख्या हमको प्राप्त हो जाए। मतलब 9 में ऐसा क्या जोड़े कि यह 9 ही हमको मिलेगा,
9 में हम x 0 जोड़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 प्लस 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल में कि लेट z बराबर हम मान लेते हैं a प्लस आई बी, या a प्लस आई बी ना मान के संख्या में ले लेते हैं 2 प्लस 3i। तो z प्लस 0, ठीक है, तो z प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3i प्लस 0 प्लस 0i, ठीक है। बराबर में देखिए इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3i ही न बचेगा, बराबर कितना हो गया, z हो गया। मतलब कि z में 0 जोड़ने पर हमको z ही प्राप्त होगा। यही क्या कहलाता है, योगात्मक तत्समक कहलाता है, मतलब एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वही संख्या हमको पुनः प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि हमको 0 प्राप्त हो जाए। मतलब अगर हमको 3 दिया हुआ है, 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको 0 प्राप्त हो जाए। 3 में हम -3 अगर ऐड करेंगे तभी ना 0 प्राप्त होगा जी। 3 में अगर हम -3 ऐड करेंगे तो ही हमको क्या होगा कि हम 0 प्राप्त होगा। उसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि z बराबर है a प्लस आई बी, तो इसमें ऐसा हम क्या जोड़े कि हमको 0 प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम मान लेते हैं कि z2 बराबर मान लेते हैं, z2 बराबर मान लेते हैं कि -a प्लस आई बी है, ठीक है। तो z1 इसको मान लेते हैं, z1 प्लस z2 बराबर क्या होगा, z1 प्लस z2 बराबर हो जाएगा a प्लस आई बी प्लस में -a प्लस आई बी, ठीक है। अब देखिए बराबर में कितना हो गया, a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी, ठीक है। अब देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह जो z होगा, z2 होगा, z1 का निगेटिव पार्ट होगा। मतलब कि z2 बराबर हम लिख सकते हैं, z2 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस z1, z2 बराबर माइनस z1 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि z1 में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसी संख्या को ऋणात्मक करके जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ z2 क्या है, z1 का योगात्मक प्रतिलोम है, या फिर z1 का -z उसका योगात्मक प्रतिलोम है। मतलब कि z1 में -z1 जोड़ देते हैं तो हमको 0 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए मान लेते हैं लेट z1 बराबर है 2 प्लस 3i और z2 बराबर है 1 प्लस 2i, ठीक है। तो z1 माइनस z2 अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, z1 माइनस z2 अगर निकालना हो तो हम करते क्या है, उसके रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाते हैं। मतलब 2 माइनस 1 करेंगे, रियल पार्ट इसका यही है, प्लस का चिन्ह तो बीच में रहेगा ही, और उसके इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को घटा देंगे। मतलब कितना है ऊपर में 3 है, 3 माइनस 2 इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, यहाँ हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, ठीक है। 1i ना लिख करके हम i भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी दो सम्मिश्र संख्या को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सम्मिश्र संख्या के रियल पार्ट में से दूसरे सम्मिश्र संख्या के रियल पार्ट को घटाते हैं, फिर जो मार्क दिया हुआ है प्लस या माइनस वो लगा करके पहले
पार्ट के पहले संख्या के इमेजिनरी पार्ट में से दूसरे संख्या के इमेजिनरी पार्ट को घटा के वहां लिख देते हैं, वही क्या कहलाता है, हमको सम्मिश्र संख्याओं का अंतर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसका कुछ वही बीजगणितीय रूल होगा जो कि हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। ठीक है, अब दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल कैसे प्राप्त करते हैं ये देखिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि Z1 बराबर a प्लस आई बी और Z2 बराबर c प्लस आई डी दिया हुआ है, तो गुना करके इतना हो जाता है। यह कैसे होता है इसको समझिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, Z1 बराबर दिया गया है a प्लस आई बी और Z2 बराबर दिया गया है c प्लस आई डी। अगर Z1 गुना Z2 निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस आई डी सॉरी आई बी इंटू सी प्लस आई डी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या को इसके दोनों संख्या से, मतलब इसके रियल पार्ट से भी और इमेजिनरी पार्ट से भी गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस आई ए डी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो ये पार्ट है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसके रियल को फिर इसके इमेजिनरी को इसमें मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस में आई बी सी प्लस में आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, अब देखिए कि ए सी तो ए सी ही रहेगा, प्लस इस दोनों में देखिए आई है, तो या फिर इसको यहां रहने देते हैं, फिर एक बार लिखने के बाद उसको ऐड करेंगे प्लस में। अब देखिए अभी हम बताए थे जब शुरुआत कर रहे थे तो वहां बताए थे रूट ओवर -1 को हमने क्या माना है, आई माना है। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद हमको क्या आया था कि -1 बराबर आई स्क्वायर होता है। ठीक है, -1 बराबर आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो यहाँ आई स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 में बी डी से गुना करेंगे, बी डी ही रह जाएगा, माइनस बी डी हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या आया आपको, ए सी प्लस में देखिए माइनस में बी डी आ गया। ठीक है, जिसमें आई नहीं लगा हुआ है उसको एक साथ लिख लिए, प्लस अब दोनों में आई लगा हुआ है तो आई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। यही हो गया इसका गुणनफल। गुना कैसे किए समझ में आ गया। देखिए यही वहां आया है, ए सी Z1 इंटू Z2 बराबर ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी, यही आया है आपको। ठीक है, गुना करने का तरीका आप समझ में आ गया है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द क्लोजर लॉ। अब गुणनफल का नियम कुछ दिया हुआ है बीजगणितीय, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या है, गुणनफल का संबरक नियम या क्लोजर लॉ। मतलब क्या होती है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, अभी जस्ट हमने यहाँ किया था। यहाँ देखिए Z1 इंटू Z2 करने पर हमें क्या मिला था, Z1 इंटू Z2 हम अगर किए तो यह भी हमको क्या आया, यह देखिए रियल Z3 आ गया, Z3 अगर मान ले तो RE Z3 आ गया। ये क्या आया हमको, RE Z3 आ गया, और ये क्या आ गया, IM Z3, अगर हम इसको Z3 मान ले तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो सम्मिश्र संख्याओं को अगर हम गुना करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या का संबरक, गुणनफल का संबरक नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा नंबर द कम्यूटेटिव लॉ। मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं को गुना करने पर अगर हम Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, उसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या होता है कि Z2 इंटू Z1 के बराबर होगा। जैसे मान के चलिए 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, तो 3 गुना 2 बराबर भी 6 ही होगा। ये हम पहले से जान रहे हैं, तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही होता है, एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका कि साहचर्य नियम द एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि तीन सम्मिश्र संख्याओं को अगर गुना किया जाए, तीन सम्मिश्र संख्याओं को अगर हम गुना करते हैं
तो पहला दोनों का गुणनफल में तीसरा को गुना करते हैं तो वह किसके बराबर होता है, दूसरा दोनों के गुणनफल में पहला को गुना करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, वही जैसे एडिशन में हम लोग प्रूफ किए थे वैसे ही इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, जिसका कि यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखिए गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व मतलब द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में एक से गुना करने पर क्या मिलता है, जेड ही मिलता है। मतलब जेड में जेड एक से गुना करेंगे जेड मिलेगा। मतलब ये हो गया कि किसी सम्मिश्र संख्या में अगर हम एक से गुना करते हैं तो वही सम्मिश्र संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाता है। जैसे हम मान के चलिए जनरली हम अगर x में अगर हम x में 1 से गुना करते हैं तो हमको क्या आता है, x ही आता है। 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। उसी तरीका से z में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमको क्या होगा, z ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब क्या होता है कि अगर किसी सम्मिश्र संख्या में उसी सम्मिश्र संख्या से भागा दे दें तो क्या होता है कि हमको 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें मौजूद है। मतलब कि अगर किसी सम्मिश्र संख्या में किसी सम्मिश्र संख्या से हम भागा दें तो क्या होता है कि अगर हमको 1 प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z में अगर हम z से भागा दे दें तो हमको 1 प्राप्त होता है। यह हमको दर्शाता है गुणात्मक तत्समकता को। ठीक है, अब है कि इसमें कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे मान के चलिए कि ये भागा होता कैसे है। ठीक, ये भाग कैसे होता है, सपोज कीजिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। मान के चलिए लेट z इज इक्वल टू दिया गया है 2 + 3i। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मतलब ऐसा संख्या निकालना है जिससे कि इसमें गुना करने पर हमको क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, z गुना 1 बटा z गुना z1 हम कर लेते हैं। z गुना z1 बराबर हमको 1 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, z1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। अब z1 का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो या इसी को लिख सकते हैं z1 बराबर क्या हो जाएगा, z इधर आके भागा में आ जाएगा, 1 बटा z हो जाएगा बराबर, देखिए 1 बटा z का वैल्यू कितना है, 2 + 3i है। अब इस तरह का जो फ्रैक्शन में यह अगर आ गया तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करने के लिए नीचे में जो चिन्ह है बीच में उसको बदल करके गुना कर देते हैं। मतलब 2 - 3i से इसमें ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर में तो 2 - 3i आ गया, बटे में क्या आ जाएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो a + b × a - b के फॉर्म में आ गया तो a² - b² हो गया। तो a² हो गया 4 अब माइनस b² हो गया 9i² बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 - 3i अब बटा में हो जाएगा 4i² का वैल्यू -1 अभी बताए थे शुरू में, तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 - 3i बराबर में आ गया आपको 2 - 3i बटा 9 × 4 = 13। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 2/13 - 3/13i। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया। मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया। समझ में आया कैसे निकला, ये उसको रेशनलाइज कर दिए। अब इसको अगर आप गुना करेंगे, मतलब इसको और इसको अगर गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब है बंटन नियम। बंटन नियम क्या कहता है,
द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम क्या कहता है? बंटन नियम मतलब हो गया कि अगर मान के चलिए Z1 Z2 Z3 दो सम्मिश्र संख्याएं हो तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 बराबर हो जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस में इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एकदम आसान है। इसमें उसी तरह से यहाँ हो जाएगा कि इस दोनों का एडिशन पहले है इंटू Z है, Z3 है, तो क्या हो जाएगा इसका गुना, अब प्लस में क्या हो जाएगा इसका गुना। इन रूल को ये फॉलो करता है। ये सब जब हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। अभी तुरंत हम भागफल के बारे में बताए थे, कैसे भाग दिया जाता है। भाग देने के लिए हमको क्या करना होता है, उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये तो हम समझा ही दिए हैं, यहाँ इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम भागफल देते हैं तो नीचे वाला टर्म, जैसे यहाँ Z2 नीचे में है तो Z2 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या उससे छोटा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भागा देने पर वो क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। और अनडिफाइन हो जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका मतलब हो गया कि दो सम्मिश्र संख्याओं को जब हम भाग देते हैं तो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर का संख्या जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये भागा का नियम है। चलिए अब हम लोग आते हैं घात। ठीक है, ये तो पढ़ ही लिए। अब आते हैं आई की घात, पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई मतलब के, जैसे अभी बताए थे कि हम आई मानते किसको है, रूट ओवर -1 को हमने आई माना है, तो आई स्क्वायर बराबर -1, ये शुरुआत से ही हम लोग जानते आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक, या फिर रूट ओवर आई बराबर रूट ओवर -1 बराबर क्या होता है, आई होता है। अब देखिए कि अगर आई क्यू निकालना हो तो आई क्यू निकालना हो तो क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं आई स्क्वायर इंटू 1 बराबर इतना निकाल लेते हैं। अगर ये तो छोटा संख्या है, इसमें हम आराम से क्या करते हैं, स्क्वायर में ला करके उसको उसका पावर करके निकाल लेते हैं। अगर बड़ी संख्या आपको दिया गया हो जब सपोज कीजिए आई टू द पावर 98 दिया गया हो, क्या दिया गया हो, आई टू द पावर 98 आपको दिया गया हो, आई टू द पावर 98 दिया गया हो, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आई टू दी पावर अगर 98 दिया गया हो तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जितना भी पावर दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ हो जाएगा 1, 8 2 9 जा 18, ये कट गया। ठीक है, तो 49 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर टू दी पावर 98 बराबर में कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, पावर में क्या हो जाएगा 98 नहीं 49 ना, 49 पावर में कितना आ जाएगा 49, यहाँ पर 49, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 49। अब देखिए आप गौर से इसको कि यहाँ जो है आई स्क्वायर पर पावर हम 49 करने का मतलब क्या हो गया कि आई पर पावर 98 हो गया, इसी को तोड़कर हम लिखे हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब देखिए कि अगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, उस पर पावर 49 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको याद रखना है आपको कि अगर पावर में क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वो हमको यहाँ क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा आंसर। अगर पावर में विषम संख्या हो मतलब ऑड नंबर हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, -1 गुना -1 क्या होता है, +1 हो जाता है। -1 गुना -1 गुना -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 1। तो मतलब कि अगर पावर में सम संख्या हो तो वो हो जाएगा +1, और पावर में अगर विषम संख्या हो तो वह हो जाएगा -1। इतना याद रहेगा आपको। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए आई टू द पावर 99 हो, ठीक
ठीक, i टू द पावर क्या हो 99 हो, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी आसान तरीका बताए थे, 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ हो गया 1, 9, 2 नमा के 18, तो यहाँ हो गया 1। अब देखिए तो 1 हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो हमको रिमाइंडर 1 बच गया है, अब इससे तो भागा लगेगा नहीं, पॉइंट में हमको भागा देना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे i टू द पावर i स्क्वायर टू द पावर कितना आया है 49, ठीक है। तो 49 दूनी क्या कितना हो जाता है 98। अब हमको एक रिमाइंडर बच गया ना, तो एक रिमाइंडर मतलब यहाँ पर गुना हो जाएगा कितना i से। अब देखिए i पर पावर 1 आ गया, तो कितना हो गया 49 दूनी 99 प्लस 49 दूनी 98 प्लस 1 99, तो हमको पूरा हो गया। तो अब इसी का वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, इस पर पावर हो गया 49 गुना आई बराबर हो गया, इसका -1 पर पावर अगर 49 हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1 गुना आई बराबर क्या हो गया -i। इसका मतलब हुआ i टू द पावर 99 बराबर -i। आसानी से समझ गए, इन सब चीजों का क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखिए अगर मान के चलिए कि i इनवर्स निकालना हो, i टू द पावर -1 दे दिया और कह रहा है कि उसका वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। आई इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब इसका आई इनवर्स का मतलब हो गया 1/i। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर रेशनलाइज प्रोसेस लगाएंगे। रेशनलाइज प्रोसेस मतलब हो गया नीचे वाले को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें क्या से गुना कर देंगे ये खत्म हो जाएगा, आई से गुना कर देंगे तो यह -1 में आ जाएगा, तो इसमें i/i से हम लोग गुना कर देते हैं, बराबर में हो गया i/i स्क्वायर बराबर हो गया i/-1 बराबर कितना हो गया -i। समझ में आ गया रेशनल कैसे हम लोग निकालते हैं आई इनवर्स का वैल्यू। अगर मान के चलिए i टू द पावर -3 दिया हुआ रहता तो उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं i/i क्यू, उसके बाद उसका वैल्यू निकाल लेते, आसानी से निकल जाता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। सामान्य रूप से किसी भी ऋणात्मक संख्या में k से गुना करने पर वही बताया जो अभी वही चीज है, ठीक है। एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल को वर्गमूल, अब देखिए कि अभी तो ये तो सारा चीज हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि √/-i को हम लोग क्या लिखते हैं, √/-1 को हम लोग i मान के आए हैं, जो कि हमको इमेजिनरी नंबर दे रहा है, और इसी इमेजिनरी नंबर का वैल्यू क्या होता है i बराबर √/-1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, तत्समक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब वही हो गया आपका जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब, ये सब करने के लिए आपको सीखना है। इसमें देखिए आइडेंटिटीज मतलब तत्समक, ठीक है। तत्समक देखिए वही जो फार्मूला हम लोग जानते हैं अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वही फार्मूला यहाँ यूज होगा। क्या होगा, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर बराबर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2, वही चीज है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है, वही चीज यहाँ लगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, वही तो a और b के बदले में यहाँ z1 z2 आ गया और उसका फार्मूला ये बन गया। यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर इतना फार्मूला बन गया। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही चीज यहाँ हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 बराबर कितना हो गया z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। वही चीज जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही यहाँ अप्लाई होगा, और कुछ खास अलग नहीं दिया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा संयुग्मी, ठीक है। मॉडुलस, द मॉडुलस एंड द कंजुगेट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मापांक तथा संयुग्मी के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा नया चीज आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कंजुगेट और मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z बराबर √a² प्लस b²
यह माना गया है। ठीक है, याद रखना है इसको। मॉडुलस ऑफ जेड, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, उसके इमेजिनरी पार्ट को का स्क्वायर प्लस उसके रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब इमेजिनरी पार्ट में जो नंबर दिया गया है जैसे बी है, ठीक है, आर ई जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर का होल रूट अगर करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, उसका मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, और कंजुगेट क्या होता है, जैसे मान के चलिए इसी का अगर कंजुगेट निकालना हो तो कंजुगेट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। ठीक है, मतलब जो चिन्ह बीच में दिया गया है उसको अगर बदल के हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका कंजुगेट कहलाता है। समझ में आया क्या होता है कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब ये हो गया कि उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसका रूट निकाल देंगे तो वह क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड कहलाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाएगा। और कंजुगेट क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके बीच में जो चिन्ह है अगर उसको हम बदल के दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, उसका कंजुगेट कहलाता है। ठीक है, एकदम आसान सा चीज है, कोई खास चीज इसमें है नहीं। चलिए, वही चीज आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ वही अभी बताए थे आपको। अब देखिए जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है। ये देखिए कैसे होता है कि मान के चलिए लेट ऊपर थोड़ा कर लेते हैं और लिखना पड़ेगा, लेट जेड बराबर हम मान लेते हैं कितना, 2 + 3i। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ जेड बराबर कितना हो जाएगा, अभी बताए थे कि इसका चिन्ह बदल देंगे तो 2 - 3i हो जाएगा। और इसका मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा, इसका रियल पार्ट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट में क्या है 3 है तो 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर मतलब 9 हो दे देते हैं एक बार, काहे ज्यादा लिखेंगे, तो प्लस में 9 स्क्वायर, सॉरी 9 प्लस में हो गया 9। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो जाएगा, √13। कोई दिक्कत। अब आइए, अब क्या कह रहा है कि कंजुगेट ऑफ जेड इंटू मॉडुलस ऑफ जेड बराबर क्या होता है, कंजुगेट जेड इंटू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर होता है। अब देखिए कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √13 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड अगर निकालने के लिए कहे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3i इंटू 2 - 3i बराबर में कितना हो जाएगा, या जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड बराबर, अब देखिए इसको गुना करेंगे a + b इंटू a - b के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाता है। तो दो दूनी के 4 माइनस बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9i स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया, या जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड बराबर 4 प्लस, अब देखिए प्लस कैसे हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 9 बराबर कितना हो गया 13। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या पा रहे हैं इससे कि जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। क्या पाते हैं हम, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। चलिए उसी तरीका से आपको यहां भी देखना है। देखिए अब क्या है कि मॉडुलस का कुछ और रूल है, कि रूल क्या है कि मॉडुलस ऑफ z1 इंटू Z2 का मॉडुलस बराबर होता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2।
ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ Z1 बटा Z2 बराबर होता है मॉडुलस ऑफ Z1 बटा मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। वेयर Z2 बराबर नॉट जीरो, क्या ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि जब भी हम P बटे Q के रूप में कोई संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या अगर लेते हैं तो हमेशा नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता है कंजुगेट ऑफ Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होता है कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। कंजुगेट ऑफ Z1 बटा Z2 बराबर कंजुगेट ऑफ Z1 बटा कंजुगेट ऑफ Z2 वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। बटे में जब भी आएगा तो नीचे वाले को जीरो नहीं होना चाहिए, यह हमेशा लिख देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है प्रश्नावली 4.1। अब इसका थ्योरी खत्म हो गया, अब हम लोग इसका प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली में देखते हैं क्या सब है। प्रश्नावली में अब देखते हैं 1 से 10 तक के सम्मिश्र संख्याओं को प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका जो सब दिया हुआ है गुना भाग जोड़ घटाव करते रहेंगे, इसका आंसर हमको आते चला जाएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5i इंटू माइनस 3 बटा 5i। इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस को पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्या हो गया 5 गुना 3 बटा 5 गुना आई को गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 कैंसिल होके खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया -3 आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस इसी तरह का क्वेश्चन आपको सारा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19 का वैल्यू निकालना है। एकदम आसान है। देखिए क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। इसको हम क्या लिखेंगे, बताए थे कि जो भी संख्या ऊपर में पावर के रूप में है उसमें पहले 2 से भागा दे दीजिए, तो कितना बच गया हमको यहाँ 4 भागफल आया, शेष 1 आया, तो हम क्या लिखेंगे इसको आई स्क्वायर पर पावर 4 गुना में एक रिमाइंडर बचा है तो गुना आई लिख देंगे, ठीक है। चलिए प्लस में अब देखिए 19 में हम फिर 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 नमक के 18, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया और उस ऊपर में पावर कितना हो जाएगा 9, तो आई स्क्वायर टू द पावर 9 गुना आई बराबर देखिए कितना होगा, बराबर में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 टू द पावर 4 गुना आई प्लस -1 टू द पावर 9 गुना आई बराबर देखिए हम क्या बताए थे कि अगर माइनस पर पावर सम संख्या हो तो वह पॉजिटिव हो जाता है, तो यह हो गया +1 गुना आई। यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर क्या है कि अगर विषम संख्या पावर में हो माइनस पर तो वो क्या हो जाता है निगेटिव ही रह जाता है, तब -1 ही रह जाएगा गुना आई बराबर हो गया आई प्लस माइनस आई बराबर कितना हो गया 0। यही हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कहां से आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। ओहो ये 2 ही था ना, तो इसका मतलब 3 इसके नीचे है, ठीक। नीचे वाले में चलते हैं, 3 नंबर यहां है। चलिए 3 नंबर को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, यहीं से शुरू कर देते हैं। i टू द पावर कितना है 39 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे गौर कीजिए 1 बटा i टू द पावर 39 पहले लिख लेंगे, पहले माइनस को पावर में जो है उसको हटा लिए। अब देखिए 39 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 का 2, यहाँ 1 9
2 के 18, रिमाइंडर 1 बच गया, पावर में 19 आ जाएगा तो 1/i² टू द पावर 19 गुना आई बराबर कितना हो गया 1/-1 पर पावर 19 गुना आई बराबर कितना हो गया 1/-1 पर पावर क्या है विषम संख्या है तो इसीलिए यह -1 ही रहेगा गुना आई रह जाएगा बराबर 1/-i। तो हमको क्या करना है रेशनलाइज न करना पड़ेगा तो गुना क्या करेंगे i/i से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा i/-i² बराबर में देखिए i/-i² तो i² का वैल्यू कितना -1 बराबर में क्या हो गया i/-1 बराबर में हो गया i। यही हो गया आंसर। ठीक है 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इतना गुना इतना प्लस आई इंटू इतना प्लस इतना। चलिए इसको यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बराबर में देखिए क्या हो जाएगा इसको गुना कीजिए 7 के 21 प्लस 21 आई। ठीक है प्लस में 7i प्लस 7i²। ठीक है बराबर देखिए क्या हो जाएगा 21 प्लस 7 21 में जोड़ देंगे तो 28i और उसके बाद प्लस 7i² का वैल्यू -1 बराबर कितना हो गया 21 प्लस 28i प्लस -7। अब देखिए इसको 21 में से 7 घटा देंगे तो 7 दूनी 14 7 21 यहाँ 14 प्लस आ जाएगा 28i। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है 14 - 28i कितना नंबर आ गया 4 नंबर बन गया। अब देखते हैं 5 नंबर नीचे है कि उधर है। देख लेते हैं 5 नंबर नीचे है। हाँ 5 नंबर नीचे है तो नीचे में हम चल जाते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है i1 - i माइनस इतना कुछ नहीं करना है इसको यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 1 - i लिख लिए माइनस से अंदर में गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 उसके बाद प्लस माइनस 6i। ठीक है बराबर में कितना हो जाएगा 1 + 1 हो गया 2 अब माइनस आई अब -6i तब -7i बस हो गया इतना ही करना था। ठीक है 2 - 7i। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है 1/5 प्लस इतना इतना प्लस इतना। ठीक है माइनस करना है इसको क्या करेंगे घटाने के लिए रियल जेड को पहले एक साइड कर लेते हैं एक तरफ तो क्या हो जाएगा 1/5 - 4। ठीक है उसके बाद इस दोनों क्या करेंगे प्लस 2/5 प्लस में सॉरी प्लस माइनस न हो जाएगा माइनस 2/5 माइनस 5/2 इसमें आई लग जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो गया 5 1 - 20 1 - 20 प्लस में हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 4 -25 यहाँ लग जाएगा आई बराबर में कितना हो गया 19/5 माइनस वाला बड़ा है तो माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 19 4 25 तो माइनस 19/10 आई। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है एकदम आसान है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नहीं 25 में से 4 चला जाएगा तो 21 ना बचेगा यहाँ बच जाएगा 21 21/10 आई। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं शायद इसके नीचे हो। हाँ इसके नीचे ही है तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या देखते हैं इसमें भी वही चीज करेंगे सारे रियल पार्ट को एक तरफ कर लेंगे बराबर क्या करेंगे सारे रियल पार्ट को एक जगह कर लेते हैं तो क्या आएगा हमको पहले इस दोनों का एडिशन कर रहा है करने तो इस दोनों का एडिशन पहले कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/3 + 4 1/3
+4, इसको बंद कीजिए। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 7/3, 7/3 प्लस 1/3 आई लग जाएगा। ठीक है, अब -4/3 प्लस आई। ठीक है, वैसे हम एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ अलग अलग करके दिया हुआ है ब्रैकेट, तो अलग ही अलग कर लेते हैं, क्या लगता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे अब कि 4 के 12 1 13/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 7 1 8/3 आई। ठीक है, -4/3 प्लस आई। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, रियल जेड को एक जगह कर लेंगे। रियल जेड को एक जगह करेंगे तो 13/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह बीच में है, यहाँ प्लस लिखेंगे तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर आई वाला भाग कितना है, 8/3। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसको बंद कीजिए। आई बराबर कितना हो गया, 14 3 17/3 प्लस में अगर इसको हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 8 में से 3 चला गया 5, तो 5/3 आई। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, कितना आया, 17/3 प्लस, अरे 8/3 आई ना, 5 आई, 5/3 आई ना, 5/3 आई। इसका आंसर कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ क्या होगा, इसका सॉल्यूशन 7 1 8, यहाँ क्या है 7/3 1/3, तो 8/3 यह सही है, 8/3 सही है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर प्लस आई है तो प्लस आई तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो 5/3 ही आना चाहिए। एक बार इसका आंसर हम मिला लेते हैं, देख लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। यह है क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। 5.1 आ गया, 4.1 कहाँ चला गया, 3.1, 4.1 का 7 नंबर, 7 नंबर कहीं गायब है, इसमें आंसर दिया ही नहीं है। 1 मिनट, कुछ नहीं है, आंसर हम मिला दे रहे हैं, शायद इतना ही होना चाहिए। आप लोग भी अपने अपने बुक में देख लीजिए, मेरे बुक में वो मिटा हुआ है, इसीलिए मोबाइल में हम देख रहे हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं, मोबाइल में नेट चलता रहता है ना, तो थोड़ा सा वो क्या करता है, प्रचार देने लगता है, जिस कारण से निकालने में टाइम लग जाता है। ठीक है, आप लोग आंसर तो देख लिए होंगे बुक में, हम भी अब देख रहे हैं, क्या है कि मेरा बुक पुराना हो गया, इसलिए वो उसमें मिटा हुआ है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर चलिए आंसर शीट में हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 मिनट जरा, फिर प्रचार आ गया है, 17/3। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कितना आया, 5/3 आई, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद उस बुक में मिटा हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। ठीक है, वैसे आपका आंसर ये सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि 1 प्लस आई का 1 माइनस आई टू दी पावर 4, 1 माइनस आई टू दी पावर 4 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस आई टू दी पावर 4, 1 माइनस आई टू दी पावर 4 निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, उस पर पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2i, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, अब -2i तो होगा ही, ऊपर से स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 - 1 0 हो गया। यहाँ पर क्या बच गया -2i, इसका होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा कि 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का 4i स्क्वायर मतलब 4 गुना -1 बराबर कितना हो गया -4, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 उसी में होगा नीचे। अब देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 9 को, बस वही फार्मूला यूज कर देना है इसमें भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा a क्यूब 1/3 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3i का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/3 इंटू 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 तिहाई 9 तिहाई 27 प्लस में 27i क्यूब। ठीक है, प्लस 3 गुना 1/9 गुना 3i प्लस 3 गुना 1/3 गुना 3 तिहाई के 9 आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/27 तो होगा ही, गुना 27 तो होगा ही, गुना आई क्यूब का वैल्यू कितना होगा, आई क्यूब का अगर वैल्यू निकालेंगे तो आई स्क्वायर गुना आई लिख देंगे, तो बराबर -1 गुना आई बराबर कितना हो गया -i, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -i प्लस में अब देखिए 3 तिहाई के 9/9 गुना आई प्लस में अब देखिए 9 तिहाई के 27/3 गुना आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब इसको काट कूट देते हैं, तो ये 27 कट गया, उसके बाद ये 9 कट गया, 3 9 जा 27 हो गया। अब देखिए हमको कितना आ गया, बराबर में आ जाएगा, बराबर में देखिए यहाँ पर 1 बच गया तो -i। ठीक है, प्लस यहाँ कट गया ऊपर नीचे, तो यहाँ बच गया खाली i प्लस माइनस -9। ठीक है, तो बराबर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए -i प्लस i तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया -9, यही क्या हो गया आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्या ये आंसर सही है, एक बार आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 242/26 आई, कहीं लगता है मिस हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। 1 प्लस क्वेश्चन तो सही है ना, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यूब हो गया 1/27, b क्यूब हो गया 27i क्यूब और 3ab स्क्वायर 3 इंटू 1/9 प्लस 3i इंटू 3i प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर। ठीक है, 1/27, ओहो यहाँ प्लस था, यहाँ मिस कर गए हम लोग, ओहो। ठीक है, आंसर इसलिए मिला लेते हैं कि कहीं इसमें प्लस माइनस में कहीं मिस हो जाए तो उसको हम लोग सही कर सकें। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/27 तो होगा ही, प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 27 आई क्यूब का मतलब हो गया 27 गुना -i प्लस में अब देखिए यहाँ से काट ही ले क्या, चलिए काट ही देते हैं, 3 का 3 3 तिहाई के 9 3 का 3 3 का 3 कट गया, उसके बाद यह 3 और यह 3 कट गया। ठीक है, पहले ज़्यादा झोल रखेंगे, तो यहाँ प्लस में क्या आ गया आपको i आ गया, उसके बाद प्लस 9i स्क्वायर, तो 9 गुना
-1 हो गया। बराबर देखिए 1/27 प्लस माइनस -27 उसके बाद प्लस आई, उसके बाद -9। ठीक है, बराबर देखिए कितना हो जाएगा 1/27 -26 प्लस सॉरी -9। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो 1 प्लस माइनस 27 और 26 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और 26 को जब हम गुना करेंगे तो 27 और 26 को गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 27 गुना 26, तो 7 के 42, हाथ में बचा 4, 6 दूनी के 12, 4 16 और ये सही है ना, 3 3 9 के 27 आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं 7 6 के 42, हाथ में 4, 6 दूनी के 12, 4 16 7 दूनी 14, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ कितना हो गया 2 6 4 10, हाथ में 1, यहाँ 5 1 हो गया 5 2 7, 702 आ जाएगा। गुना सही है, 7 6 42 4, 6 दूनी 12 4 16, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, यहाँ 2 6 4 10, 5 2 7, 702 आ गया। तो यहाँ आ गया 702 आई माइनस में। अब देखिए कि 27 में 9 से गुना करेंगे, 9 से 63, हाथ में बचा 6, 9 दूनी का 18, 6 8 6 14 24। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, अब इसको घटाएंगे, इस दोनों इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा -242 माइनस में आ जाएगा 702 आई बटा 27। ठीक है, इतना ही ना आया है। तो अब क्या करना है कि इसको अलग अलग कर लेना है, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -242 बटा 27 माइनस 702 बटा 27 आई। अब इसी को क्या लिखेंगे -242 बटा 27 माइनस, अब 702 में 27 से अगर हम भाग देंगे तो हमको कितना आएगा 26 ना आ जाएगा, अभी तो गुना किए थे 26 आई। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है, इसके नीचे है, नो नहीं है। अब अगला पेज में क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्या करना है, इसका भी क्यूब निकालना है। इसका क्यूब निकालने के लिए वही फार्मूला हम लोग फिर यूज करेंगे, वही फार्मूला जो अभी किए थे। बराबर कितना हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है। इसको हम सबसे बढ़िया क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेकर के क्यूब करके बाहर हटा लेते हैं उसको। ठीक है, तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में हम लिख सकते हैं माइनस इंटू 2 प्लस 1/3 आई का होल क्यूब। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस अगर कॉमन लेंगे उसका क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस हम क्या किए बाहर कर लिए। अब इसको करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/9 3 तिहाई 9 तिहाई 27 आई। अब देखिए प्लस 3a² बी का वैल्यू 1/3 आई प्लस 3a का वैल्यू कितना है 2, 3 गुना 2 गुना b² तो 1/9 i²। ठीक है, ये हो गया, क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², यही फार्मूला होता है। बराबर देखिए माइनस, अब देखिए इसका जितना भी रियल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले कितना है 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 8 प्लस 3 हो गया 11 प्लस 1/27 आई, 1/27 आई। उसके बाद देखिए इसमें भी आई है, तो इसमें क्या होगा यह 3 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा हमको कितना +4 आई, +4 आई बच गया। उसके बाद देखिए
+4i हो गया। प्लस में देखिए कितना है आपको, यहाँ पर 3 जा 9 कट गया, यहाँ 3 बचा, 2/3, 2/3 आई स्क्वायर का वैल्यू -1। ठीक है, बराबर देखिए माइनस कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, यहाँ देखिए क्या है -2/3 है तो -2/3। अब रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करते हैं, उसको मिलाते नहीं है। अब क्या हो जाएगा 1/27 +4, यहाँ हो जाएगा i। ठीक है, अब देखिए कितना आता है, बराबर में हो जाएगा माइनस। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 11 तिया 33, 33 में से 2 चला गया 31, 31/3। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 27 चौका 27 में 4 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, 2 और 4 दूनी 8, 2 10, 108 हो गया। तो 108/27, 108/27 आई। ठीक है, या तो हम इतना ही छोड़ दें या फिर माइनस अंदर ले जा करके दोनों में माइनस लगा दें, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 108। अच्छा 108 प्लस 1 न है तो 109 हो जाएगा, 109। ठीक है, 109/27 तो बराबर कितना हो गया -31/3 -109/27 आई। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। -1/27 कहाँ से आ गया, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर i³ न होगा, i³ भी तो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 108 था तो यहाँ हो जाएगा 107, यहाँ हो जाएगा कितना 107 बटा कितना 27, 107/27 आई, तो यहाँ हो गया 107/27 आई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ कैसे हुआ कि i³ था तो क्यूब तो -i के बराबर होता है, इसीलिए वहां पर माइनस लग गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13, 11 से 13 तक में इसका क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको बताए थे कैसे निकाला जाता है। लेट z बराबर 4 - 3i, सो z इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3i पर पावर -1, 4 - 3i टू द पावर 3i टू द पावर -1। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे 1/4 - 3i लिख लेंगे, ये 11 नंबर है। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा तो 4 + 3i से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, 4 + 3i से गुना कर देंगे, 4 + 3i से बराबर में कितना हो जाएगा 4 + 3i ऊपर में बच गया, बटा में 4 चौका 16 -3 तिहाई के 9i² बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3i बटा में 16 + 9 क्यों हो गया क्योंकि i² का वैल्यू आता है -1, तो बराबर कितना हो गया 16 9 25, 4/25 -3/25 आई। यही क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, कितना नंबर था 11 नंबर। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए इसको देख लेते हैं कितना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लीजिए। 11 का 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 का कितना आया 4/25 + 3/25 प्लस आ गया कैसे
प्लस देख लेते हैं कैसे आ रहा है। ओहो, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 नंबर में लेट z बराबर √5 प्लस 3i, तो z इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, z इनवर्स बराबर √5 प्लस 3i टू दी पावर -1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/√5 प्लस 3i। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √5 - 3i बटा √5 - 3i बराबर कितना हो जाएगा, √5 - 3i बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिहाई के 9 आई स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, √5 - 3i बटा 5 माइनस माइनस प्लस 9 तो 9 5 14 तो हो गया √5/14 माइनस 3/14i। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग मिलाते जाएंगे इसको, कितना आ गया, √5/14 माइनस 3/14i। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ, i लेट z बराबर माइनस आई है, z बराबर माइनस, अरे यार, z बराबर माइनस आई तो क्या हो जाएगा, z इनवर्स बराबर -i टू दी पावर -1। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 1/-i। अब इसको भी क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, i बटा i से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा i बटा -i स्क्वायर बराबर में i बटा -1 बराबर कितना हो गया, i बटा -1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा बराबर कितना हो गया, i। यही इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी में है कि आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, इसको क्या कह रहा है कि तोड़ तार के आप क्या कीजिए कि a प्लस आई बी के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, लेट z बराबर हम लोग मान लेते हैं 3 + i √5 इंटू 3 - i √5 बटे में क्या दिया हुआ है, √3 + √2i माइनस में √3 - i √2 या √2i ये न दिया गया है। चलिए बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यह a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, ऊपर वाला तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो 3 तिहाई के 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे में देखिए यहाँ तो क्या है कि प्लस गुना में तो है नहीं, प्लस में है तो हम क्या करेंगे, √3 और √3 को एक साथ कर लेंगे तो √3 माइनस √3 हो जाएगा, काहे कि माइनस बीच में लगा हुआ है। प्लस में देखिए आई तो कॉमन ले लेंगे तो बच गया √2 माइनस माइनस प्लस √2 माइनस माइनस प्लस √2 बराबर कितना हो गया, देख लीजिए 9 - 5 i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 बट्टा में यह √3 या √3 तो कैंसिल हो गया तो बच गया i इंटू 2√2 i 2√2। अब देखिए i को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचा i से गुना कर देंगे, ऊपर नीचा i से गुना कर देंगे, बराबर में कितना आ जाएगा। अब देखिए 9 माइनस प्लस कितना होता है, प्लस, तो 9 5 हो गया 14 तो 14i बटा में कितना हो गया, अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2√2
आई स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 14/2√2 गुना -1 बराबर कितना हो गया 14/-2√2। आई भी लगा हुआ है तो आई यहाँ लगाते चले जाएंगे। अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का 2 2 सतह 14 तो बराबर कितना हो गया -7i/√2। इसको और अगर थोड़ा सा हम तोड़ना चाहें तो हम क्या करेंगे √2/√2 से गुना कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा -7√2i/2 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नहीं जोड़ घटाव गुना भाग हमको पढ़ना पड़ता है। सिर्फ इसमें एक ही चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है, वो होती है √/i √/-1 इज इक्वल टू आई होता है। इस चीज को हमको सीखना है। बाद बाकी जोड़ घटाव गुना भाग तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज इसमें आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका जितना भी थ्योरी था वो थ्योरी प्लस जो है सो जितना आपको क्वेश्चन आंसर था सारा हम खत्म कर दिए। इसके बाद एक इसका छोटा सा एक बच गया है चैप्टर, क्या कहते हैं एक्सरसाइज बच गया है विविध प्रश्नावली, जो कि हम लोग आगे करेंगे। उसका एग्जाम्पल और प्रश्नावली साथ में कर लेंगे। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस स्कैनर को स्कैन कर लें। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।